नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप न्यूज नशा पर जो आज देख रहे हैं, दिन भर में आपने चर्चा देखी होगी एग्जिट पोल की। ये तमाम एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, इसमें से कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं, तो कहीं पर बीजेपी भी अच्छी खासी टक्कर में दिख रही है। तो क्या वाकई में आज की तारीख में तमाम टीवी चैनल्स के ये जो एग्जिट पोल है, अब ये सच बोलने लगे हैं? अब इन्हें तस्वीर दिखने लगी है, जमीन की तस्वीर साफ होने लगी है, या फिर जो जनता कहती है वही टीवी हमेशा दिखाता रहा है, या फिर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन जो है अब वो काम नहीं आ रही है? कुल मिलाकर के ये है कि पांचों राज्यों का जो ये सर्वे है, इस पर चर्चा करेंगे हम बात करेंगे आज पीपल वर्सेस पल्स की भी बात करेंगे, जो कि पीपल्स पल्स सर्वे जो है उसकी बात करेंगे, जो कि खास तौर से सर्वे करता है तमाम राज्यों पर, देश पर, लोकसभा चुनाव पर। और वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था, कितना सटीक बैठा, उसकी बात करेंगे। टीवी चैनल पर किस तरह से एग्जिट पोल अब कांग्रेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा जी, जिन्होंने इन तमाम सर्वे के बारे में पहले बताया था, लाइव आप न्यूज नशा पर देख सकते हैं पहले भी, और आज भी वो उसी बात को दोहराने जा रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति से आज जो कि ना कुंडली देखते हैं और ना ही किसी अंक गणित पर जाते हैं, जो अपनी खुद की उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी सिक्स सेंस से और अपनी भक्ति के साथ में जो एक खास शक्ति पाई है, उसके आधार पर वो भविष्यवाणी करते हैं। ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, इसीलिए ना वो चेहरा दिखाएंगे, लेकिन ना अपना नाम बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि वाकई में ये एग्जिट पोल चुनाव के परिणामों में कितने कन्वर्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के जो आज बात है वो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम की। राजस्थान में जिस तरह से इस वक्त टीवी चैनल के तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, एक एक करके अपने पिटारा खोल रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है वो ज्यादा बढ़त के साथ सामने आ रही है। क्योंकि आज तक की अगर हम बात करते हैं तो आज तक ने कांग्रेस को 41 से 53 सीटें दी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एबीपी न्यूज की, तो एबीपी न्यूज को अगर आप देखते हैं तो एबीपी न्यूज ने भी कुछ इसी तरह से अपनी जो सीटों का गणित है वो सामने दिखाया है। कैसे जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है वो 41 से 53 सीट ला रही है और बीजेपी 36 से 48 सीटें लेकर आ रही है। तमाम तरह के ये जो चेहरे हैं अब खुल करके ये बता रहे हैं कि कांग्रेस कहां पे बढ़त पा रही है। वहीं पर अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो आज तक ने राजस्थान में 80 से 100 सीटें बीजेपी को, बिल्कुल कांटे की टक्कर में राजस्थान जो बात हो भी रही थी कि यहाँ पर बहुत टाइट फाइट है, ये टाइट फाइट दिख रही है। कांग्रेस के पास 86 से 106 सीटें हैं, यानी कि इन दोनों पार्टियों के बीच में बिल्कुल वन ऑन वन फाइट होने जा रही है। इस वन ऑन वन फाइट में अब देखना यह होगा कि चुनाव के जब नतीजे आएंगे उस वक्त में पार्टी के अंदर के ही व्यक्ति पार्टी को कमजोर करेंगे, मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर उनका खेल ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वसुंधरा राजे किस तरह से यहाँ पर अपनी कीमत का एहसास दिलाएंगी अपनी पार्टी को जो उन्हें हाशिए पर डाल रही थी। ये तमाम तरह की चीजें, तमाम चाणक्य जो है वो कहाँ कहाँ रणनीति में फेल हो रही है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। खैर, ये तमाम चीजें सामने हैं आपके। यहीं पर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, मैंने आपको बताया कि बीजेपी जो है वो इसके अलावा छत्तीसगढ़ का बताया। मध्य प्रदेश के नतीजे अभी आपको चर्चा करेंगे, पहले खास तौर से अजय वर्मा जी के साथ में, जिनके इस पूरे गणित के बारे में उन्होंने बताया था और कौन कौन सी सीटों पर कितने कितने नंबर आ रहे हैं किस पार्टी के। अजय जी को साथ में जोड़ते हैं क्योंकि अजय जी लगभग अक्सर इस तरह के सर्वे पर पूरा इनपुट निकालकर जनता को, पहली बार नहीं है, पहले भी टीवी चैनल्स पर भी इन्होंने वो तमाम तरह के सर्वे जो है उन पर काम किया है। मैनुअली लोगों तक कैसे पहुंचा जाता है, तमाम तरह की नई टेक्नोलॉजी जब उसके सामने जैसे फेल होती है, तो उस तरह से एक एक व्यक्ति के एक माइंडसेट को कैसे रीड करके ब्रेन मैपिंग के थ्रू एक पूरी डिटेलिंग ये निकाल करके लाते हैं। और हालांकि जब ये कह रहे थे, अपने सर्वे बता रहे थे, कुछ चीजों पर मैं सोच रही थी कि शायद ये उतना सटीक बैठेगा या नहीं बैठेगा, लेकिन हमेशा की तरह अजय जी की जो एक कैलकुलेशन है वो अपने आप में जीत जाती है। अजय जी से बात करते हैं। अजय सर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार फिर से जो चुनाव के नतीजों के दिन आने वाली है संख्या, वो अभी भी क्या एग्जिट पोल और आपके जो सर्वे है
ठीक उसी तरह से फिट बैठ रही है या कुछ और भी बदलाव हो सकता है? जी ऐसा है कि हम एग्जिट पोल करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों के फीडबैक लेते हैं और उस पर एनालाइज करके फार्मूला लगाते हैं। कुछ लोग फार्मूला लगाते हैं, कुछ लोग क्वालिटेटिव डालते हैं, कुछ लोग क्वांटिटेटिव डालते हैं और हम एक रिज़ल्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है और मैं आपको यही कहूँगा, अपने व्यूअर्स को आप कह दें कि इन पे 100% विश्वास ना किया जाए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, मैं तो बस 5% +-5 पे खेलता हूँ। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, खेलता हूँ। मैं 5 +-5 पे खेलता हूँ। लोग 10, 15, 20 पे खेलते हैं कि 110 से 125 के बीच में आएगा। कोई ना कोई तो सटीक होगा ही ना। मेरा कहना है कि जब आप फीडबैक लेते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, तो लोग बहुत खुल के बात नहीं करते हैं। मेरे फ़ोन कॉल्स को कितने लोगों ने रिजेक्ट भी किया होगा, कितने लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कितने लोगों ने अपने क्वालिटेटिव व्यूज़ भी दिए। क्वांटिटिव व्यूज़ की जहाँ तक बात आती है, वो क्वांटिटिव व्यूज़ मैंने भी कुछ लोगों से लिया। बहुत नहीं ले सकता था क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं, बड़े एजेंसीज़ हैं, वो 50,000 40,000 पे खेलते हैं। मैं तो बहुत कम पे लोगों से बात करता हूँ क्योंकि मेरी एक सोच होती है कि अगर आप अच्छे लोगों से बात करते हैं तो एक रिज़ल्ट सामने नज़र आता है। आई मे बी रॉन्ग, मैं नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, क्योंकि जो वोट के अंदर है, जो बैलेट में चला गया, बैलेट नहीं, अब तो ईवीएम में जो दब गया, रिजल्ट वहीं से आएगा। पर हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, जो माहौल के तौर पे हम बात करते हैं। अब आप माहौल के तौर पे 5 स्टेट, इस बार का 5 स्टेट वॉज वेरी क्रूशियल फॉर बीजेपी, क्योंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शंस होना है। अब ये 5 स्टेट में 2 बड़े स्टेट हैं और 2 ऐसे स्टेट हैं जिनमें कि इनका से ना होते हुए भी इनके लिए ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट का था और एक साउथ का था। एक स्टेट है जहाँ पर कि ट्राइबल वोट्स बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आरएसएस का से है, पर समहाउ अदर वहाँ कांग्रेस किसी न किसी तरीके से वोट्स हासिल करके सरकार बनाती रही। अब हम 5 स्टेट की बात करेंगे। विनीता जी, आप कहें तो मैं एक प्रिडिक्शन जो मैंने आपको भेजा था वो एक जस्ट आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर दूं। टू स्टार्ट विथ मध्य प्रदेश, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार कांटे की चुनाव कही जा सकती थी, नेक एंड नेक था। बट फेस की बात जहां आती है, आज भी एक फेस है। दूसरा फेस जो दूसरे पार्टी का, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं आप मेरे प्रिडिक्शन से आपको पता चल जाएगा किसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ना दे रहा हूँ। तो वहाँ फेसेस का मामला आज की तारीख में लोकल इश्यूज, फेस, पर्सनल टच और स्टेट इलेक्शंस में भी आप आजकल राष्ट्रीय मुद्दे घुस गए हैं। तो मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है, आई मे बी रॉन्ग, अगेन सेइंग इट क्लियरली टू माय व्यूअर्स थ्रू यू, बीजेपी को 127 +-5 मान के चले। मैं +-5 10 नहीं 5 पे ही खेलता हूँ। 127 +-5, यानी कि सरकार बनाने की स्थिति, क्योंकि 116 में इनकी सरकार बनती है। कांग्रेस 98 +-5 अगेन। अदर्स इंक्लूडिंग बीएसपी, मैं अलग अलग नहीं दे रहा, अदर्स को मैं 5 पे इस बार रोकता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा ये लेकर आ पाएंगे, क्योंकि कांटे की टक्कर थी और कांटे की टक्कर में वोटर्स ने भी ये डिसाइड कर रखा था, ईदर ऑफ द टू। तो इस बार मैंने कहा मध्य प्रदेश में अगर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से आप देखें तो बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। क्या होगा नहीं होगा वो 3 दिसंबर को पता चलेगा। छत्तीसगढ़ की बात आप करें, जहां 90 सीट है और 46 पे सरकार बनती है, बीजेपी को मैं मेरे हिसाब से 41 +-5, वहाँ बहुत, इट्स अ नेक एंड नेक, इट्स अ वेरी नेक एंड नेक, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है वहाँ, क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ में आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी विथ थ्रू आरएसएस ऑफ कोर्स एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी। 41 +-5 मैं मान के चलता हूँ। कांग्रेस 45 +-5, अदर्स को मैं 4 पे रखता हूँ इंडिपेंडेंस के साथ। देखिए ऊपर नीचे, क्योंकि +-5 में लेके चल रहा हूँ, तो इस स्थिति में अगर बीजेपी की प्लस हो जाती है 5 तो 46 सरकार बन गई। अदरवाइज कांग्रेस की कोशिश है और शायद मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ इस बार कांग्रेस को मिल सकता है। अब आप आए तेलंगाना में, जहाँ 119 सीट है, एक नॉमिनेटेड होता है, उसको छोड़ दें। गवर्नमेंट बनाने के लिए 60 का नंबर मीट करना है।
लोगों ने चंद्रशेखर राव को बिलिटल कर दिया, आउट कर दिया, हटा दिया, कहा कि कांग्रेस वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर आज की तारीख में मेरे हिसाब से ही इज स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ऑल इनकम एंटी इनकम्बेंसी। मुझे लगता है बीआरएस इस बार 54 प्लस माइनस 5 मे बी, कांग्रेस 56 प्लस माइनस 5। कांग्रेस का से था क्योंकि बीआरएस का एंटी इनकम्बेंसी है, बट स्टिल आप देखें सारे एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर 54 प्लस माइनस 5 है, सरकार बनाने की स्थिति में आज की तारीख में भी बीआरएस है। कांग्रेस इज 56 प्लस माइनस 5। बीजेपी 2-4 1-2 इधर से उधर से सीट ले लेगी, वहाँ उनका से नहीं है। बट बीजेपी वांटेड कांग्रेस टू बी डिफीटेड इन तेलंगाना, क्योंकि वो उसके लिए सेंट्रल इलेक्शंस लोकसभा के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इन अ वे कहें आप तो वहाँ पर शैडो बॉक्सिंग भी हुई है, जम के शैडो बॉक्सिंग हुई है। और अदर्स के साथ बीजेपी को बहुत वहाँ फ़ायदा नहीं नज़र आया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं खेल तो किया ही है और वो रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा। सो आप मान के चले अदर्स के साथ बीआरएस के बारे में आपको बता ही दिया। कांग्रेस, बीजेपी और अदर्स को मिलाकर आप 9 मान लें, 9 से 10 इधर से उधर हो सकता है। राजस्थान वेरी इंपॉर्टेंट, वसुंधरा, पायलट, गहलोत। राजस्थान के बारे में जब भी मैं कवर करने जाता था ना, तो जहाँ राजस्थान घुसता था एक लाइन मुझे नज़र आता था, वो था केसरिया बालम आओ नो मेरी देश। आई मीन दैट्स एग्जैक्टली, आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, बट दैट वाज द, यानी कि केसरिया मेरे घर आओ लोग कहते थे, बट इट वाज नॉट दैट। केसरिया मीन्स डिफरेंट देयर। कांग्रेस वहाँ, गहलोत आज भी, गहलोत इज अ म्यूजिशियन, नॉट ओनली अ म्यूजिशियन टू द कोर, जो कि एक मैजिक करता है, ही इज़ अ पॉलिटिकल म्यूजिशियन। आई से दैट्स द रीज़न ना आज भी कांग्रेस हिम्मत नहीं कर पाया उनको इधर से उधर करने का। तो राजस्थान में अगर आप देखते हैं तो राजस्थान में आईसी मेरे हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है 98 प्लस माइनस 5, क्योंकि वहाँ सरकार बनाने के लिए जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो मतलब जहां पर एक कड़ी टक्कर की बात की जा रही थी, राजस्थान में टाइट फाइट है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर बढ़त में रहने वाली है, जो कि अगर हम बात करें आज तक के सर्वे की, तो उसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस 46 से 106 सीट पर रहेगी और बीजेपी जो है वो 80 से 100 सीटों पर रहेगी। 40 से 46 से 106 सीटें। उतना कितना डिफरेंस आ गया मैम? राजस्थान में 46 से 106 सीटें कांग्रेस बताई हैं और बीजेपी की 80 से 100 सीटें आज तक के सर्वे में बता रहे हैं। डिफरेंस होता है ना मैम, मैं तो 5 प्लस माइनस पे खेल रहा हूँ। आपको मैंने क्या कहा कि ये एजेंसी वाले 10 20 25 30 पे खेलते हैं, कहीं ना कहीं तो तुक्का भिड़ जाएगा इनका। मैं प्लस माइनस 5 पे बता रहा हूँ आपको। राजस्थान में 98 प्लस माइनस 5, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि चेंजेस आने वाला है। ठीक है, तो कांग्रेस की बढ़त आपने बताई है राजस्थान में। मध्य प्रदेश, मैंने बीजेपी आपको नहीं बताया राजस्थान में। बीजेपी इज 95 प्लस माइनस 5, दैट इज 100। अगर 100 हो सकता है या 90 होगा, 90 से 100 जो प्लस माइनस 5 का खेल होता है ना, वो हम मान के चलते हैं 1-2 सीट इधर से उधर होगा, बट एक एवरेज के तौर पे 95 हम मान के चलते हैं और 98 मान के चल रहे हैं कांग्रेस का, यानी कि देयर इज अ नेक एंड नेक, बट कांग्रेस हैज अ स्टैंड एंड एज। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जी, मध्य प्रदेश में तो मैंने आपको बताया ना कि 127 प्लस माइनस 5 बीजेपी हैज अ स्टैंड देयर। वहां आप देखिए, वहां आप कमलनाथ की बात करें, XYZ की बात करें, आज भी मामा वहां फेमस है। ठीक, देखिए आज की तारीख में भी इस देश में राष्ट्रीय मुद्दा, लोकल मुद्दा और पर्सनल टच बहुत मैटर करता है। उसने कोई गलत नहीं किया, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, पर एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए 2024 की तरफ लोगों का नजर है और बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार डू और डाई वाली स्थिति है ना, वे आप मान के चलें, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश ये हार जाते हैं, मध्य प्रदेश में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इनके लिए 2024 में चेहरा छिपाना मुश्किल हो जाएगा। आपने, अब मैंने मिजोरम की बात नहीं की आपसे। मिजोरम में MNF इज कमिंग अगेन, 21 प्लस माइनस 5 आप मान के चले। कांग्रेस को लोग कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कांग्रेस हैज कम अप, बट कांग्रेस को वहां बीजेपी बढ़ने नहीं देगी।
14 प्लस माइनस 5 मान के चल। देखिए मेरे सारे इक्वेशंस के पीछे एक फीलिंग है, जो कि एक जो आप हमसे बात होती है या जो आपके चैनल या अखबारों में दिखता है, उससे मैंने भी इनकैलकुलेट किया, क्योंकि मैं सिंक ठीक करता हूँ लोकल पॉलिटिक्स विद द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो कुल मिलाकर अजय वर्मा जी ने जो अभी तक सर्वे किए हैं उनमें से लगभग ज्यादातर बिल्कुल सटीक बैठे हैं। अभी भी तेलंगाना में इनका सीधा कहना है कि बीआरएस जो है वो बढ़त बनाएगी, भले ही कांग्रेस वहां पर आगे बढ़ रही हो, लेकिन वो बीआरएस को बीट नहीं कर पाएगी। वहीं राजस्थान में इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो बीट कर सकती है, मच पॉसिबल, बीजेपी को, लेकिन दोनों आगे पीछे होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में आपने कहा है कि मामा भले ही एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हो, लेकिन उनका जादू कम नहीं हुआ है, तो वहां पर भी सिचुएशन कुछ इसी तरह की दिखाई देती है। और छत्तीसगढ़ इज वेरी क्लियर विद भूपेश बघेल, डेफिनेटली लगभग सभी तरह की चीजें सामने आ रही हैं। देखना ही होगा 3 दिसंबर को क्या होगा। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद हम चल रहे हैं अब सीधा हैदराबाद, और हैदराबाद में बात करेंगे हनुमंत राव जी से, जो ये बताएंगे कि उनका पीपल पल्स सर्वे जो है वो कितना सटीक बैठने वाला है आज के इस एग्जिट पोल के साथ में, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स की डिटेलिंग भी आ चुकी है, लेकिन उनका क्या कहना है जिसे कई बार न्यूज नशा ने अपने चैनल पर दिखाया है और जो कि सटीक भी बैठा है। शिवम के पास चलते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनीता जी। ये वाकई में ये जो स्थिति है इस बार के चुनावों में बड़ी दिलचस्प हो गई है। 5 राज्यों में चुनाव जो हुए उसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट दिखाई दी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जहां पर लड़ाई थी वहां पर कांटे का मुकाबला था। तेलंगाना जहां की हम बात करने वाले हैं, अभी तेलंगाना में आज ही वोटिंग खत्म हुई है और तेलंगाना की इसलिए भी वोटिंग बड़ी दिलचस्प थी कि ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से सर्ज लिया है कांग्रेस ने, जिस तरह से उसने पिछले 3 महीनों में पूरा खेल पलटा, क्या आज वोटिंग के दिन भी वैसा ही हुआ? हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार एस हनुमंतराव साहब हैं, बहुत लंबे समय से तेलंगाना को कवर कर रहे हैं और पूरा 1 साल का जो स्पैम भारत जोड़ो यात्रा के बाद रहा है उसमें उन्होंने जो चीज देखी है और आज वोटिंग के वक्त उन्होंने जो चीज देखी है हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है आपका राव साहब। तेलंगाना में जी आज धन्यवाद। सुबह से हम देख एग्जिट पोल हैं, ये भी बड़े दिलचस्प आंकड़े बयान कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बीआरएस को हराना इतना आसान नहीं है, वोटिंग परसेंट कम रहा है। मैं दर्शकों को बता दूं, वोटिंग परसेंट कम रहा है बाकी राज्यों के मुकाबले। आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल के पहले? हालांकि सारे एग्जिट पोल अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में अच्छा खासा मुकाबला है इस बार। शिवम, आप तेलंगाना के संदर्भ में पूछ रहे हैं? जी जी, तेलंगाना के संदर्भ में आज वोटिंग खत्म हुई है तेलंगाना में। देखिए, परसेंटेज जो कम रहने की आपने बात की है, दरअसल परसेंटेज कम रहा है अर्बन एरियाज में और खास करके हैदराबाद में। अगर हैदराबाद में परसेंटेज कम रहा है, इसका मतलब है कि जो बीआरएस का वोटर है वो कहीं ना कहीं से उदासीन रहा है। अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो रूरल एरियाज में जो परसेंटेज है वो लगभग 70 के आसपास रहा है, 65% से लेके 75%, और कुछ एक जगहों पे तो 80% तक पहुंचा है वोटिंग। लेकिन वो थोड़ा ग्रामीण इलाकों में रहा है जहां कांग्रेस ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो अगर इस लिहाज से देखें कि हैदराबाद या अर्बन एरियाज में कम वोटिंग का मतलब है बीआरएस का नुकसान। तो बीआरएस ने जो पिछली बार 88 सीटें जीती थी, मुझे लगता है कि उनकी टैली कहीं ना कहीं आधे पे आके रुकने की संभावना, इस वोटिंग परसेंटेज को अगर हम काउंट करें तो आधे पे आके रुकने की संभावना बनती है। आप ये कह रहे हैं कि बीआरएस 40 के आसपास सीटें जीत रही है अभी का जो, हालांकि जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीआरएस 40 से 45 के आसपास रहेगी, जो मतलब 40 से कम भी हो सकती हैं बीआरएस की सीटें, लेकिन किसी भी सूरत में मुझे बीआरएस 45 से ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही। पीपुल्स पल्स ने भी एक सर्वे किया था, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि उसने करीब 58 से 61-62 सीटें दी हैं कांग्रेस को। जी। इस सर्वे को आप किस तरह से देख रहे हैं? तमाम एग्जिट पोल के बीच में इस सर्वे को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, जहां तक पीपुल्स पल्स की बात है, उनका जो सर्वे रहता है वो बहुत सटीक सर्वे रहता है। और देखिए, कुल मिला के जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस
अपने दम पे तेलंगाना में बहुमत पाती हुई दिख रही। और अगर कांग्रेस थोड़ा पीछे रहती है तो वो बहुत ज्यादा सीटें पीछे नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 55 सीटों से कांग्रेस की टैली ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। 55, जैसे मैंने आपसे कहा कि बीआरएस 45 सीटें क्रॉस करती हुई नहीं दिख रही है, उसी तरह कांग्रेस भी 55 सीटों से नीचे आती हुई नहीं दिख रही है। अब वो 55 के ऊपर कितना जाते हैं, वो मैजिक फिगर जो 60 का है उसको प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं, या 2-1 सीटें कम रहती हैं, 2-4 सीटें ज्यादा रहती हैं, ये अभी अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि त्रिकोणीय कंटेस्ट है। और तेलंगाना की जो एक बड़ी खास बात है कि जो जहां पे जीत रहा है वो वहां पे जीत रहा है। अगर बीजेपी की कुछ सीटें मजबूत हैं तो वो उन इलाकों में मजबूत हैं। तो हम बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज या हम किसके पक्ष में कितने वोट पड़े इस आधार पे सीटों की गणना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि कांग्रेस को बीजेपी और बीआरएस के मुकाबले में एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, और वो एडवांटेज कितना ज्यादा है ये अभी से कह पाना मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो एक मैजिक फिगर है, या तो वो उसे क्रॉस करेगी या उसके बहुत करीब पहुंचेगी। आप बहुत आश्वस्त हैं कांग्रेस के इस मुझे याद है कि अभी हाल ही में मैं आपके साथ ही था हैदराबाद में, और हम विजयवाड़ा से नलगोंडा होते हुए हैदराबाद पहुंचे थे। हालांकि नलगोंडा का इलाका हो, चाहे खम्मम का इलाका हो, चाहे वारंगल का इलाका हो, इन इलाकों में आपसे ही मेरी बात हुई थी जब आप बता रहे थे कि इधर कांग्रेस स्ट्रांग है, और यहाँ पे सीपीआईएम के साथ चूंकि कांग्रेस का एक अलाइनमेंट है तो यहाँ पर अच्छी वोटिंग रहेगी इनकी। लेकिन एक चीज जो सीपीआई के कही साथ, जा रही है, मैं सुबह से देख रहा हूँ सर, मैं अब सवाल एक सुबह से मैं देख रहा हूं कि जो बीआरएस का मैन टू मैन मार्किंग वाला, और ये इस ओर आपने भी इशारा किया कई बार कि मैन टू मैन मार्किंग और 10,000 रुपए प्रति वोट का जो पूरा सीन है, क्या कार को पंचर होने से ये रोकेगा क्या? क्योंकि आखिरी समय में ये बताया जा रहा है कि बीआरएस ने बाकी पार्टियों से अच्छी बढ़त बनाई। नहीं, देखिए, बीआरएस पोल मैनेजमेंट करने में मैं तो समझता हूं कि देश की जितनी भी पार्टियां हैं उनमें सबसे आगे है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बीआरएस का पोल मैनेजमेंट है वो वोटर टू वोटर मार्किंग का है। वो एक एक वोटर पे नजर रखते हैं, उनका काडर एक एक वोटर के वोट को बूथ तक ले जाकर के पोल कराने और अपने पक्ष में पोल कराने के लिए माहिर है। लेकिन शिवम, जो ये चुनाव रहा है इसमें माफ करिएगा, कहीं ना कहीं से एक बड़े पैमाने पे ग्रामीण इलाकों में एक बदलाव की बयार बही है। लोग बीआरएस से बहुत नाखुश नहीं है, बीआरएस की स्कीम से नाखुश नहीं है, लेकिन एक वो बदलाव चाहते हैं। और ये एक तरह से बदलाव की बयार जो है वो तेलंगाना में अप्रत्याशित रूप से आखिरी के 3 महीनों में, 2 महीनों में, आखिरी महीने में वो कंसोलिडेट होती चली गई है। और इस वजह से मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत एडवांटेज की सिचुएशन है, और कांग्रेस बहुमत पा सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज है उसका बढ़ना ये बता रहा है कि ये चुनाव एडवांटेज कांग्रेस है। क्या अभी ये हाइपोथेटिकल बात है, हालांकि एग्जिट पोल भी जो इशारा कर रहे हैं कमोबेश आप भी वही महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा गणित आपको बनता हुआ दिख रहा है तेलंगाना में जिससे कि बीआरएस और केसीआर हैट्रिक लगा दें तेलंगाना में, और राहुल गांधी, ठीक बात है कि अगर 50 सीटें भी जीतते हैं राहुल गांधी तो उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्या हैट्रिक क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीआरएस जीत सकती है। देखिए, मैजिक फिगर से कांग्रेस जितना दूर होती जाएगी, यानी 60 से वो घट के जितना नीचे आएगी, बीआरएस सरकार बनने की उतनी संभावना प्रबल होगी। क्योंकि वहां जो दोनों अन्य दल हैं, एमआईएम और बीजेपी, वो किसी सूरत में कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे। एमआईएम का प्री पोल एडजस्टमेंट है बीआरएस के साथ में। आज ओवैसी के भाई साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस भी अच्छा काम करेगी तो मुझे बड़ा परहेज नहीं होगा उनसे। अकबरुद्दीन है शायद उनका। नहीं, देखिए, वो सवाल सिर्फ इतना ही है कि वो अभी फिलहाल बयान तक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इतना पीछे हो गई, जहां
या बीआरएस और कांग्रेस दोनों मिलकर इतने पीछे हो गए, जहां किसी एक पार्टी से जो है उनको सपोर्ट नहीं मिलने से भी उनका काम नहीं चलेगा, तो ये मुश्किलात आएगी कि तेलंगाना में आखिर मैजिक फिगर 60 पहुंचे कैसे। देखिए, जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उनको अधिकतम 7 सीटें मिलती हुई दिख रही, 5 से 7, इससे ऊपर मिलना उनके लिए मुमकिन नहीं है। अगर बीआरएस को 45 या 50 सीटें भी मिलती है, तो असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस ये दोनों मिलकर के सरकार नहीं बना सकते हैं, उन्हें तीसरी शक्ति की आवश्यकता होगी। तब या तो इंडिपेंडेंट इतने हो ताकि बीआरएस, इंडिपेंडेंट और एमआईएम ये तीनों मिलकर सरकार बनाए, या फिर बाहर से असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी बीआरएस को समर्थन दे और एक सरकार बने। क्योंकि बीजेपी बहुत मुश्किल है कि वो बीआरएस को माफ करिएगा, बीजेपी बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस को समर्थन दे। अगर कांग्रेस की सीटें घटती, बीजेपी किसी सूरत में नहीं देगी। और दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी कांग्रेस को समर्थन देना ये बहुत आसान नहीं होगा। ये इस वजह से आसान नहीं होगा क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस को समर्थन देने के बाद में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में ही डेंट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल इक्वेशन बन रहा है कि वो कांग्रेस को समर्थन दें, क्योंकि इससे उनको ऑल इंडिया में नुकसान है। इससे वो जिस तरीके से वो पूरे देश में जो है अपना एक जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कांग्रेस को समर्थन दे करके कहीं ना कहीं वो अपनी ही पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को डेंट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत आसान होगा असदुद्दीन ओवैसी के लिए। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं और लगातार इस पर बहुत बहस हो रही है जब से पूरा तेलंगाना का कैंपेन शुरू हुआ, और वो ये है कि कांग्रेस के ये उभार जो हुआ है तेलंगाना में दक्षिण के इस द्वार वाले राज्य में, ये क्या इंडिकेशन देता है? हम एक एग्जिट पोल पर जब आज विश्लेषण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल में भी कांग्रेस अब सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी ये 2 दिन बाद पता चलेगा। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं, लेकिन इस उभार को क्या आप नेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में कांग्रेस के लिहाज से एक शुभ संकेत देखते हैं कि भले ही सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन जो ये उछाल है उसके वोट प्रतिशत में, सीटों में, ये क्या इशारा कर रहा है और इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए, तेलंगाना की जो जीत है कांग्रेस के लिए, वो कम से कम इस बात को स्थापित करेगी कि दक्षिण में कांग्रेस ने बीजेपी के रथ को रोक दिया है। अगर वो डेंट करते हैं रीजनल फोर्सेस को और वो डेंट करते हैं बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं ये स्थापित हो जाएगा कि भारत के दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस का बोलबाला है, और इसका कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो उत्तर भारत के राज्यों में पड़ेगा, जो एक एंटी बीजेपी वोट है या एंटी बीजेपी के साथ साथ में जो रीजनल ताकतों की तरफ जो वोट बैंक जाता है, वो नेशनल पार्टीज की तरफ शिफ्ट होने की संभावना बनेगी। ये एक मुझे लगता है कि एक बड़ा संकेत होगा कि अगर दक्षिण का कोई रीजनल छत्रप हारता है, तो उत्तर भारत के जो रीजनल छत्रप हैं, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आप ले लें, झारखंड ले लें, बिहार ले लें, जो हिंदी बेल्ट में जहां पे रीजनल छत्रप जो हैं मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता को उनके विकल्प के रूप में कांग्रेस जो है वो दिखाई देगी। मतलब राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ये लाभदायक होगा। अच्छा, लेकिन मैं आपको मैं देख रहा हूं तेलंगाना के चुनाव में कि राहुल गांधी का जो पूरा कैंपेन रहा, राहुल गांधी और खासकर प्रियंका गांधी का, इसमें एक फैक्टर ये मैंने महसूस किया जब मैं तेलंगाना में था कि वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने हमें ये राज्य दिया था, 2 बार केसीआर को ये हमने जिता दिया और इस बार हम कांग्रेस को तोहफा देना चाहते हैं या
सोनिया गांधी को हम तोहफा देना चाहते हैं। जब ये बहस हो रही है अब वोटिंग के बाद, वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, इस पर विश्लेषण हो रहा है और ये बहस हो रही है कि भाई बीआरएस मैनेज कर लेगी इलेक्शन और बीआरएस कार जीत जाएगी, कार दौड़ेगी उसकी। आज केटीआर ने भी ट्वीट किया है कि कार उड़ रही है, कार बहुत बढ़िया चल रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये जो सेंटिमेंट है कि कांग्रेस को देना है गिफ्ट और ये रूट लेवल तक पहुंच गया है, ये क्या आज आपको दिखाई दिया पूरी वोटिंग में पूरे दिन? नहीं, देखिए, कांग्रेस का इतना आगे बढ़ना या जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं उसमें कांग्रेस का लीड लेना, ये बिल्कुल इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं एक थैंक्स गिविंग का एक सेंटिमेंट जो है वो भी इस चुनाव में काम कर रहा है। और इसके साथ में जो कांग्रेस का एक प्रो पुअर मेजर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पूरे इलेक्शन में, चाहे आप कर्नाटका देखिए या इन 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए हैं, इसमें कांग्रेस ने एक तरह से पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। अपनी तमाम गारंटियों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है। आज अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब राज्यों में अगर आप कांग्रेस को लड़ते हुए देख रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने इलेक्शन का नैरेटिव जो है वो चेंज किया है और कांग्रेस एकजुट होकर के उसने हेड ऑन बीजेपी को लिया है और ये जनता के सामने विकल्प रखा है कि आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ में जाना चाहते हैं या हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ में जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, ये एक बहुत ही विजिबल चीज जो है दिखाई देती है, एक विजिबल नैरेटिव दिखाई देता है जो कांग्रेस ने सेट किया। और आखिरी सवाल, अब आपने चूंकि 5 राज्यों का जिक्र किया तो मेरा आखिरी सवाल है ये, बाकी राज्य, तेलंगाना पे हमने बात कर ली, एग्जिट पोल किस तरह से हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मुकाबला कुछ जगहों पर, कुछ एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा है कि एक तरफा है, कुछ एग्जिट पोल में लग रहा है कि कांटे का है। जैसे अगर आप आज तक का एग्जिट पोल देखें तो राजस्थान में जो एज है वो कांग्रेस को दिखा रहे हैं, बाकी में एज बीजेपी को दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। आप इसको किस तरह से आप इसका आकलन करेंगे? आखिरी सवाल है मेरा सर। देखिए शिवम, अगर इस चुनाव को देखा जाए तो ये वास्तव में हिंदुत्व वर्सेस प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, ये विचारधारा क्या एक तरह से आप चुनाव कह सकते हैं। राजनीति में जवाबदेही का चुनाव आप कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हर जगह स्थानीय मुद्दे उठाए और ये उसने बीजेपी को लगभग हर राज्य में फंसाया। हर राज्य में कांग्रेस ने एक कड़ी चुनौती पेश की। तो मुझे लग रहा है कि एक ओवरऑल वोटर का जो माइंडसेट आप अभी तक हिंदी बेल्ट में देख रहे थे, कमोबेश जो पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा, तमाम सारे विधानसभा चुनाव में आपने देखा, वो कहीं ना कहीं एक बदलता हुआ दिखा है और एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस के नैरेटिव में अपने आप को ढालता हुआ दिख रहा है। देखिए परिणाम क्या आएंगे, मैं तो ये कहता हूं कि 5 राज्यों का जो चुनाव है वो फंसा हुआ है, हर राज्य का चुनाव फंसा हुआ है। ठीक है, किसी राज्य में किसी पार्टी को एज है, किसी राज्य में किसी पार्टी को एज है, लेकिन ये जो सेमीफाइनल है इसने एक चीज तो तय कर दी है कि फाइनल वही जीतेगा जो उस दिन उस समय अच्छी रणनीति के साथ अच्छा खेलेगा। ये बिल्कुल उस वर्ल्ड कप के मैच की तरह है जहां लगातार 10 मैच जीतने वाली टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है दबाव में आकर के उसने घुटने टेक दिए। तो इस सेमीफाइनल में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दबाव में थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पनौती शब्द बड़ा वायरल हुआ उस समय, पनौती की वजह से घुटने टेक दिए। बहुत नहीं, मुझे तो लगता है कि इस सेमीफाइनल का परिणाम जो भी हो, इसने फाइनल को बहुत ही रोचक और रोमांचक बना। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ जुड़े और निश्चित तौर पर 3 तारीख को एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तेलंगाना में आपने बहुत, मैं देख रहा था कि आप लगातार पिछले 1 साल से वहां मत रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सत्ता और ऊंट, वैसे राजस्थान के संदर्भ में कहते हैं लेकिन वहां पर भी ऊंट अलग अलग करवटों से बैठता रहा। बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूं जो आंकड़ों पर भी बहुत बात नहीं करते लेकिन इंट्यूशन के आधार पर वो ये
जरूर एक अनुमान लगाते हैं या एक अपना प्रिडिक्शन देते हैं, और बहुत सारे उनके प्रिडिक्शन सही साबित हुए हैं। तो आप जरा उनकी भी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि 3 तारीख को इन 5 राज्यों में जो नतीजे आएंगे वो किस तरह के होंगे। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जो कि अपनी इंट्यूशनल शक्ति जिसे कहते हैं ना, उसके मुताबिक ये बताते हैं कि कब क्या होने वाला है। हालांकि मीडिया के लाइमलाइट से दूर रहते हैं और ज्यादा लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो इतना जरूर जानते हैं कि जीवन भर इनकी भविष्यवाणी नहीं भूल पाते हैं। शायद यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा लोगों से दूरी बनाते हुए और इस तरह के प्रिडिक्शंस करते हैं जिसमें सटीक स्तर जिसे कहेंगे वो इस तरह का होता है कि टीवी चैनल के सर्वे हो या किसी भी ज्योतिष का उनका भविष्यवाणी का ज्ञान, वो यहाँ पर आकर के पूरी तरह से फेल हो जाता है इनकी प्रेडिक्शंस के सामने। तो इन्हीं से पूछते हैं सीधा, हालांकि इनके नाम के आगे आज अज्ञात बाबा लिखा है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए, लोगों के सामने आए। सीधा उन्हीं से पूछते हैं कि 5 राज्यों का सर्वे एग्जिट पोल में काफी कुछ चीजें सामने आ रही हैं, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से को मिलेगा और जो मध्य प्रदेश में बदलाव होगा और छत्तीसगढ़ में नहीं बता रहे हैं। तो 5 इन्हीं से पूछते हैं, आपके मुताबिक क्या 5 राज्यों में इस बार अलग अलग सरकार आएगी या फिर कांग्रेस सब जगह पर काबिज होगी? विनीता जी नमस्कार। विनीता जी, इंसान को भगवान की दी हुई सबसे बड़ी भेंट और सबसे बड़ी देन है आज के 24 घंटे, जिन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता, जिन्हें हमसे कोई चुरा नहीं सकता। ये आज है, आज की पूंजी हमारे पास है, आने वाला कल हमारे पास नहीं, बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं है। तो आज की प्रेडिक्शन, कल की प्रेडिक्शन आज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब आपने कहा है कि बताना है, क्योंकि ये तो ईश्वर ही जानता है। आज को संवार सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्होंने आज संवारा तो कल अंजाम उनके सामने होंगे। 2-3 दिन में बस ये सारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ नेचुरल उसके साथ देखा जाए तो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बढ़त ज्यादा होगी, और बढ़त क्या, कांग्रेस को विजय मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से राजस्थान में बीजेपी पूरे बहुमत के साथ आएगी, विजय होगी। मध्य प्रदेश द्वंद्व है, लेकिन कांग्रेस आएगी, ये मेरी एक वो है। और कोई भी ज्योतिष, कोई भी इंट्यूटिव आदमी जो इंट्यूशन कर सकता है, वो नेचर को तो चले नहीं कर सकता। नेचर कभी भी अपना रूप बदल सकती है, नेचर और पब्लिक कभी भी अपना कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ईश्वर की कृपा, ईश्वर को साक्षी मानकर और सभी दोनों, जो हमारा देश अच्छा रहे, देश चले, लेकिन जो जनता और पब्लिक के अनुसार जो वो हो रहा है, वो मेरी एक प्रेडिक्शन है कि यहीं पर तेलंगाना के लिए जो कहा गया है कि कांग्रेस वहां पर आ रही है, यानी कि बीआरएस जो है वहां पर उसका वो कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री हैं उसके जो बाकी लोग जो है अंक गणित और कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं, उनका ये मानना है कि वो कमजोर पड़ रहे हैं और कांग्रेस वहां मजबूत है। आपकी जो ये जो शक्ति है जिसे आप प्रेडिक्ट के, आपको क्या लगता है कि तेलंगाना में क्या स्थिति होने वाली है? विनीता जी, तेलंगाना में कांग्रेस, और ठीक है जो लोग कह रहे हैं कि गणित कांग्रेस की तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा मानना नहीं है कि कांग्रेस वहां पर विजयी होगी। आधा आधा है, टक्कर है ये आखिरी मोमेंट पर, लेकिन मैं दूसरी पार्टी की तरफ जाऊंगा, मेरा वो है। अच्छा, यानी कि बीआरएस मजबूत रहेगी, आप ये कह रहे हैं? जो अभी तक नंबर 1 पे दिख रही है, बहुत कम अंतर से कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, तो आप कह रहे हैं कि ये नंबर का गणित जो ये जो डिस्टेंस है, ये डिफरेंस जो आ रहा है, ये बना रहेगा, आप ये कह रहे हैं? ओके जी, चूंकि राजनीति भी परमात्मा इंसान को खेलने के लिए, कर्म के लिए फ्रीडम है, तो कौन क्या कर कैसे कर जाएगा, लेकिन जो बढ़त है वो कांग्रेस की नहीं, वो दूसरी पार्टी की रहेगी। ओके, यानी कि कांग्रेस जो है आपके मुताबिक ये छत्तीसगढ़ में आ रही है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में आ रही है बहुत टाइट फाइट के साथ, और राजस्थान में बीजेपी है, और राजस्थान में बीजेपी आ रही है, और तेलंगाना में बीआरएस आ रही है।
ये आपका जी जी कहना है यहाँ पर जी। और मिजोरम में तो पहले ही वहाँ की जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो थी, लेकिन कांग्रेस का आपको लगता है कि वहां पर कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी तो नहीं है, लेकिन ये तो बहुत क्लैरिटी है मिजोरम को लेकर। लेकिन आपके मुताबिक क्या कांग्रेस मिजोरम में है या फिर वहीं की क्षेत्रीय पार्टी बाजी मारने वाली हैं? मेरे हिसाब से क्षेत्रीय पार्टी बाजी मारने वाली है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सर्वे भी कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं। आपने बिना कुंडली के, बिना किसी के, क्योंकि आज ही हमारी चर्चा हो रही थी जो सनातनी व्यक्ति हैं उनके साथ में, आचार्य के साथ में, जिन्होंने कुंडली के हिसाब से सब कुछ देखा था। लेकिन आपसे मेरा अहम सवाल ये कि बिना कुंडली के, बिना किसी अंक गणित के, सिर्फ एक अंदाजे से इतना सटीक जानकारी आपकी, या यूं कहें कि भविष्यवाणी जो है आपकी, ये कैसे आप करते हैं? मतलब क्योंकि मैंने खुद देखा था कि जब वर्ल्ड कप मैच हो रहा था उस वक्त आपने पहले ही बता दिया था कि भारत जो है वो फाइनल तक होगा लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगा। और ऐसे और भी कई ऐसी स्थितियां रही हैं जहां पर मैंने खुद देखा कि आपकी ये सारी भविष्यवाणी बिल्कुल सही और सटीक बैठी। तो ये कैसे, मतलब बिना किसी अंकगणित और कुंडली के कैसे करते हैं आप? विनीता जी, क्या है कि इस दुनिया में कोई भी, ठीक है, जो ज्योतिष ही गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है। प्रिडिक्शन गलत, मतलब अगर कोई भी हम प्रिडिक्ट करते हैं तो कोई भी इंसान प्रिडिक्ट नहीं करता किसी चीज के लिए। क्या है कि हमारे जो कर्माज होते हैं, हम जो कोई भी काम करते हैं, मैं करता हूं या कोई भी मेरे भाई जो भी इस एस्ट्रोलॉजी को करते हैं, वो उनके अपने कर्म होते हैं। तो जब वो कोई बात बोलते हैं, चाहे हम किसी भी संत की बात कहें, बड़े से बड़े संत की बात कहें, नेचर आपकी जबान की लाज रखती है। आप नहीं प्रिडिक्ट कर रहे होते। कभी जब आपका विचार अच्छे होते हैं, आप देश के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, तो कई बार नेचर आपको वो एक मैसेज देती है। कहते हैं हवा बड़ी चुगलखोर होती है, और हवा एक, आपको महाभारत में वो किस्सा याद होगा जब युधिष्ठिर अपने भीष्म पितामह को दुर्योधन के साथ खड़े थे, तो दुर्योधन ने पूछा कि कृष्ण उनको, अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? तो भीष्म पितामह बोले कि अगर हवा का एक झोंका मुझे खाली एक शब्द भी इसका सुना दे तो मैं अपने सारे पुण्य कर्म दे दूं। तो मैं प्रिडिक्शन कोई, मेरी ईश्वर के लिए मेरी सिद्धांत, मेरी भावना, मेरा अच्छा सोच, मैं कोई चार्ज नहीं करता, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। बस ईश्वर की एक कृपा समझ लीजिए कि नेचर को मेरी ज़बान की लाज रखनी होती है। मैं कभी कुछ अच्छा किया होगा, तो कभी जब ज़बान की लाज रखनी होती है तो नेचर ये काम कर देती है। और कभी जब नेचर नाराज़ हो जाती है तो फिर आप कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी प्रेडिक्शन हो, वो गलत हो जाती है। कभी-कभी पूरी कायनात एक आदमी की ज़िद, या एक आदमी का, ज़िद नहीं कहूँगा, एक आदमी की इज़्ज़त रखने के लिए, उसकी बात को बड़ा करने के लिए नेचर कुछ भी कर देती है, जिस कारण से फिर कोई भी बड़ा संत बन जाता है, धार्मिक पुरुष बन जाता है, या युग पुरुष बन जाता है। वो सब नेचर ही कराते है, किसी इंसान में कमाल नहीं होता, कराते परमात्मा। और कोई भी ज्योतिष नहीं होता। अगर जो ईश्वर को नहीं मानते या जिनका ईश्वर में ध्यान नहीं लगता, वो ज्योतिष की तरफ जाएं। ज्योतिष बाद में भेज देगा उनको परमात्मा की तरफ ही। एक्चुअली ज्योतिष एक मैसेंजर है, करने वाले परमात्मा ही हैं। तो अगर परमात्मा में भरोसा करें, सब कुछ ठीक होता है विनीता जी। जी, अब आपके साथ हम जुड़ेंगे 3 दिसंबर को, जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और जो आपकी भविष्यवाणी है, जो आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये देख रहे हैं, कम से कम उन्हें अंदाजा होगा कि आपके साथ आपको इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की जो बड़ी वजह है वो उनको समझ में आएगी उस दिन। और जो आपने कहा, जैसा आप कर्म और नियत जो होती है उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो यही सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, जैसा वो जनता के साथ करते हैं वैसा वो चुनाव के नतीजे आते हैं। बहुत ये मेरा एक ज्योतिष का एक मेरा अंदाजा है, मेरा कैलकुलेशन है, पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। मुझसे महान भी व्यक्ति होंगे, मुझसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति भी होंगे। तो देखते हैं नेचर किस पर मेहरबान होती है। नेचर मेरी जबान की लाज रखती है, या नेचर उन लोगों की जबान की लाज रखती है। परमात्मा तो को पूरी दुनिया ही चलानी है ना विनीता जी। तो लेकिन फिर भी मेरा जो कैलकुलेशन है, जितना भी मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से मेरा ये है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जुड़ेंगे फिर 3 दिसंबर को। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।